Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha. In the previous lecture, we have learned about various concepts about entropy, and we have covered up to slopes of various process on TS diagram. We have seen the slopes of different processes like isothermal process, reversible adiabatic process, constant volume process, constant pressure process, and many more. And we have seen the YCP is greater than CV, and we have compared the slope of constant pressure process and constant volume process, and we have seen the we have seen the various different equations by combining first and second law of thermodynamics, and we have also seen the representation of the Carnot cycle in a TS diagram. So let's begin this videos, and in this videos we are going to learn about the entropy change of the ideal gases. So mark the subheading as entropy change of ideal gas. Note down the subheading as entropy change of ideal gas. ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस. ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होने वाला है. इसमें अलग अलग केसेस हम लोग देखेंगे. तो केस फर्स्ट क्या है, जब हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम मालूम होगा उस सिचुएशन में एंट्रोपी चेंज का वैल्यू क्या होगा आइडियल गैस के लिए. केस वन जब हमारे पास टेम्परेचर एंड वॉल्यूम नोन है हमारे पास, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस की इक्वेशन क्या आएगी उसको हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं कैसा इक्वेशन बनता है एंट्रोपी चेंज की. तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था उसे नोट करेंगे. TdS इक्वल टू du प्लस PdV. TdS इक्वल टू du प्लस PdV. ओके, यहाँ से क्या देखा था हमने, DS इक्वल टू du बाई T प्लस PdV अपॉन T. du बाई T प्लस PdV अपॉन T. ओके, और हम लोग आइडियल गैस के बारे में क्या जानते हैं. फॉर आइडियल गैस du क्या होता है, du इक्वल टू CV dt. du क्या होता है, CV dt. ओके, सो P बाई T इक्वल टू R बाई V. सो P बाई T इक्वल टू R बाई V. ओके, ये हम लोग पहले से जानते हैं. पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने देखा P बाई T इक्वल टू क्या होता है, R बाई V. ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन से हम लोग du को ऊपर पुट करते हैं और P बाई T को ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. लेट सपोज ये इक्वेशन 1 है हमारा, तो du को अगर हम लोग इक्वेशन में 1 में पुट कर रहे हैं और P बाई T को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, DS इक्वल टू CV dt अपॉन T प्लस P बाई T को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, R बाई V dV. अब अगर हमें किसी भी प्रोसेस 1 to 2 के लिए ये ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2. we have to integrate this from 1 to 2. okay, 1 to 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, S2 माइनस S1 इक्वल टू CV. ऑलरेडी कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा. 1 बाई T का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln T T2 माइनस T1. उससे हम लोग
किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी वी एल एन का प्रॉपर्टी यूज करके एल एन T2/T1 प्लस आर, इसमें आर कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर ले जा सकते हैं, आर सिमिलर टू दिस वन एल एन V2/V1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिस इक्वेशन की मदद से हम लोग इंट्रोपी चेंज फ्रॉम 2 to 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास टीवी टेम्परेचर और वॉल्यूम नोन है तो सीबी और आर तो कांस्टेंट होता है, तो इसमें सिर्फ अननोन क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, जो कि पहले हमने देख लिया कि टेम्परेचर और वॉल्यूम हमारे पास नोन है। तो उस केस में हमारे पास एंट्रोपी चेंज जो होगा इस प्रोसेस का, केस 1 का, वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे जब हम लोग इसी वीडियो में न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि चीज़ें एंट्रोपी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे जब हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर नोन होगा। इस केस में क्या नोन था हमारे पास, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब केस 2 की बात करेंगे जहाँ हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर नोन होगा। केस 2 की बात करेंगे जहाँ हमारे पास क्या नोन होगा, टेम्परेचर और प्रेशर। केस 2 की बात करेंगे जहाँ हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर नोन है। So in case 2, केस 2 की बात करेंगे जहाँ हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर नोन है। ओके, सो वी नो दैट TDS is equal to DH minus VDP, DH minus VDP। ये कहाँ से हमें ऑब्टेन्ड हुआ, ये कहाँ से हमें मिला, फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर हमने इसे डील किया है, हमने इसे प्रूव किया है। ओके, TDS इक्वल टू DH माइनस VDP। ठीक है, अब यहाँ से DS क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा, सिमिलर टू द केस 1 के तरीका से, DS इक्वल टू DH/T माइनस V/T dP। ठीक है, अब आइडियल गैस में हम लोग DH को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, DH इक्वल टू 4 आइडियल गैस, DH इक्वल टू CP dt। फॉर आइडियल गैस DH क्या होता है, CP dt, और इक्वेशन क्या होता है, V/T इक्वल टू R/P। ये सब आप लोग खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन कायदे से खुद आप लोग को कैलकुलेट करना चाहिए था, बट मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ। अब इस दोनों को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो DS क्या आ जाएगा, और उसे इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा आपके पास इक्वेशन, S2 माइनस S1 इक्वल टू CPln T2/T1 माइनस Rln P2/P1। CPln T2/T1 माइनस Rln P2/P1। तो दूसरा फॉर्मूला जो कि काफ़ी यूज़ में आएगा, अभी से आपको लास्ट तक थर्मोडायनेमिक्स में काम में आएगा एंट्रोपी निकालने के केसेस में,
और जो कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जब हमारे पास नोन होगा। अब बात करें केस 3 की, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम जब हमें नोन होगा, तो थर्ड केस की अगर हम बात करें, पहले केस में क्या नोन था हमारे पास, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। दूसरे केस में क्या हमारे पास नोन था, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अगर थर्ड केस की बात करें तो हमारे पास क्या नोन होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, सो थर्ड केस की हम लोग अब बात करेंगे जब हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम नोन होगा। जब हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम नोन होगा, उस केस में केस थर्ड की बात करेंगे हम लोग। केस 3 जब हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम नोन होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम, जब हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम नोन होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें S2 माइनस S1 इक्वल टू S2 माइनस S1 इक्वल टू S2 माइनस S1 इक्वल टू, अब हम लोग कुछ डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्योंकि केस 1 और केस 2 में हमने अच्छे से डेरिवेशन बताया। सिमिलर वही डेरिवेशन आपको करना है और इस रिजल्ट तक आप लोग खुद इस केस में आइए। और S2 माइनस S1 हमें क्या ऑब्टेन्ड होगा, CPln T2 by T1 माइनस CP माइनस CV ln P2 by P1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगा। अब अगर बात करें तो ln T2 by T1 को हम लोग कैसे लिखते हैं, या फिर अगर इसमें से अगर हम लोग कॉमन निकाल लें CP टर्म को, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, CP ln T2 by T1 माइनस CP ln P2 by P1 प्लस CB ln प्लस CB ln P2 by P1। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो CP ln T2 by T1 माइनस CP ln P2 by P1 प्लस CB ln P2 by P1, इसमें से अगर CP को हम लोग साइड कर दें, CP को अगर हम लोग बाहर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP ln T2 by T1 into ln P2 by P1 प्लस CB ln P2 by P1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, T2 by T1, इसको इस फॉर्म में हम लोग ln का प्रॉपर्टी यूज़ करके नोट डाउन कर सकते हैं, T2 by T1 इंटू P2 by P1 प्लस CV ln P2 by P1। अब इस टर्म को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन T2 by T1 इंटू P2 by P1, उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V2 by V1 से। सो S2 माइनस S1 इक्वल टू CP ln
V2 by V1 प्लस CV ln P2 by P1। ओके, तो ये हमारे पास तीसरे केस का थर्ड इक्वेशन आ गया, जिससे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं एंट्रोपी चेंज जब हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को स्टार मार्क करके बॉक्स बना के रखें, क्योंकि ये इक्वेशन आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम में आएंगे। जो हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम नोन होगा उस केस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इस सब का यूनिट क्या होगा, एंट्रोपी चेंज का यूनिट क्या किस में रहता है, किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन में। एंट्रोपी चेंज का यूनिट किस में रहता है, किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, अब अगर बात करें रिजर्वॉयर की, तो नेक्स्ट टॉपिक सब हेडिंग डालेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होता है, हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया था। सोर्स और सिंक दो टाइप के रिजर्वॉयर होते हैं, जिसमें कितना भी हीट ऐड या सब्सट्रैक्ट करे उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जितना भी हीट ऐड या सब्सट्रैक्ट करे उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो सोर्स और सिंक की अगर बात करें तो इसमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करें। नेक्स्ट वन इज एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वॉयर। Next one is entropy change of reservoir. Entropy change of reservoir. So note down the subheading as entropy change of reservoir. Entropy change of reservoir. तो रिजर्वायर दो टाइप्स के होते हैं, सोर्स और सिंक। सोर्स और सिंक। सोर्स से क्या होता है, टेम्परेचर गेन किया जाता है, हीट सप्लाई किया जाता है। सोर्स से हम लोग हीट लेते हैं और सिंक को हम लोग हीट देते हैं। तो सोर्स से क्या होता है, एंट्रोपी हीट हम लोग लेते हैं Q1। ठीक है, और सिंक में क्या होता है, सिंक में हम लोग हीट देते हैं Q2। तो अगर हीट ले रहे हैं तो Q बाहर आ रहा है तो माइनस टाइम, तो इसका एंट्रोपी सिंपल हम लोग क्या लिख देते हैं, ds = माइनस Q1 अपॉन T1। सोर्स का एंट्रोपी माइनस Q1 अपॉन T1। और सिंक का ds क्या हम लोग लिख देते हैं, Q अपॉन Q2 अपॉन T2।
सिंक का ds क्या लिखते हैं हम लोग, नोट डाउन करिए। ds क्या लिखते हैं, Q2/T2। ठीक है, सिंक का क्या लिखते हैं, ds Q2/T2 और सोर्स का -Q1/T1। अब यहाँ पे एक नोट डाउन करके पॉइंट लिखेंगे, नोट डाउन करके पॉइंट डालेंगे, जो कि नोट entropy generation is majorly function of temperature एंट्रोपी जनरेशन क्या है, मेजरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, सो फॉर रिजर्वायर क्योंकि यहाँ पे रिजर्वायर में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज तो होता नहीं है। सो फॉर रिजर्वायर एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, so for reservoir as the temperature is constant, delta S generation is 0। डेल्टा एस जनरेशन क्या होता है, 0 होता है। as the temperature is constant, delta S generation is 0। ठीक है, तो ds क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्रोपी चेंज की बात करेंगे, जब हम लोग फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी की बात करेंगे। फाइनाइट टेम्परेचर में सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे। उस केस में हमारा क्या होता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी, वो भी नोट डाउन करेंगे। एंट्रोपी चेंज ऑफ अ entropy change of finite temperature body, solid and liquid, सॉलिड और लिक्विड। तो ds क्या आ जाएगा, dq/t। ds क्या होगा, dq/t। ठीक है, ds क्या आ जाएगा, dq/t। तो ds इक्वल टू इनिशियल से फाइनल, ds इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल mc/dt अपॉन t। ds क्या आता है, mc/dt अपॉन t। ठीक है, क्योंकि dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mc/dt। ओके, ds क्या होता है, dq/t, तो ds इनिशियल फाइनल mc/dt अपॉन t। तो क्या आ गया हमारे पास,
फाइन S2 माइनस S1 या फिर SF माइनस S इनिशियल इक्वल टू MCln TF बाई TI। MCln TF बाई TI ये कब हम लोग यूज़ कर सकते हैं? जब हमारे पास फाइनाइट बॉडी कोई भी टेम्परेचर हो, लाइक सॉलिड एंड लिक्विड। ये हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं? जब हमारे पास फाइनाइट बॉडी टेम्परेचर हो, लाइक सॉलिड एंड लिक्विड। When we have finite temperature body like solid and liquid। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में डालें। अगला नोट पॉइंट डाल के लिखिए, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू फेज चेंज कैन बी गिवन एज, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू फेज चेंज कैन बी गिवन एज अगर कहीं पे भी फेज चेंज हो रहा है, मीन्स फेज चेंज मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो रहा है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा उस कंडीशन में? एंट्रोपी चेंज ड्यू टू फेज चेंज can be given as ds इक्वल टू लेटेंट हीट। दो टाइप के हीट होते हैं, सेंसिबल एंड लेटेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी नोट डाउन करें, ds इक्वल टू लेटेंट हीट अपॉन T सैचुरेशन। अब T सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, ये भी हम लोग आगे डील करेंगे। और लेटेंट हीट को अभी क्या लिख सकते हैं? m इंटू एल अपॉन T सैचुरेशन, ds इक्वल टू। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे नोट पॉइंट और बना के लिख लें। अगर वेपोराइजेशन का केस है तो लेटेंट हीट को हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कंडेंसेशन का केस है तो लेटेंट हीट को हम लोग निगेटिव लेते हैं। दो केस यहाँ पे राइज होता है लेटेंट हीट के केस में, एक तो वेपोराइजेशन एंड एक कंडेंसेशन। तो वेपोराइजेशन के केस में लेटेंट हीट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और कंडेंसेशन के केस में लेटेंट हीट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। सो नोट पॉइंट, in case of vaporization, latent heat is taken as positive, whereas in condensation latent heat is taken as negative। Latent heat is taken as negative। Okay, अब हम लोग लास्ट केस की बात करेंगे जो कि जब हमारा दो लिक्विड्स की मिक्सिंग होती है या फिर जो दो फ्लूइड्स की मिक्सिंग होती है, उस केस में एंट्रोपी चेंज
का वैल्यू क्या आता है वो हम लोग यहाँ से जानने वाले हैं। एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। या फिर टू फ्लूइड्स की बात करें तो सो हेडिंग डालेंगे एंट्रोपी चेंज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स। entropy change due to mixing of two फ्लूइड्स। जब हम लोग दो फ्लूइड्स को मिक्स करते हैं तो उसका कुछ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ तो मास में क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रॉपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, मोल पे क्या इफेक्ट आएगा। सारा कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। अभी हम लोग कवर करने वाले एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट आएगा, एंट्रोपी चेंज पे क्या इफेक्ट आएगा जब हम लोग दो फ्लूइड को मिक्स करते हैं आपस में। तो लेट्स सपोज ये हमारा कोई कंटेनर है जिसमें मिडिल ऑफ इट इज सेपरेटेड वाया वॉल। यहाँ पे कुछ तो M1 C1 T1 M2 C2 T2 और T1 इज ग्रेटर देन T2 गिवन। ठीक है, और ये आइसोलेटेड। ओके, अब अगर हमें पहले तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से हमें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इस पे अप्लाई करके फ्रॉम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमें क्या ऑब्टेन्ड होगा, M1 C1 T1 माइनस TF इक्वल टू M2 C2 TF माइनस T2। ओके, अब फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे ये हमने देखा था। TF कैसे निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर कैसे, फर्स्ट वीडियोस में या फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने इसके साथ डील किया था। फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं अगर दो फ्लूइड को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं। तो TF क्या आ जाता है, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 प्लस M2 C2 T2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2। तो TF हमारे पास यहाँ से आ जाता है। ठीक है, और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग 0 है। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा हमारे पास, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा हमारे पास, सिस्टम इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ DS ऑफ फर्स्ट सिस्टम प्लस DS ऑफ सेकेंड सिस्टम। अब DS ऑफ फर्स्ट सिस्टम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, M1 C1 ln TF बाई TI प्लस, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा, और TF हम लोग कहाँ से, यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस M2 C2 ln TF अपॉन T2। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया जब हमारे पास फ्लूइड लाइक लिक्विड हो, उस केसेस में एंट्रोपी चेंज मिक्सिंग, अगर दो फ्लूइड्स लाइक लिक्विड को अगर हम लोग मिक्सिंग कर रखते हैं आपस में तो उस केस में एंट्रोपी चेंज का इक्वेशन क्या आ जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे
जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है और इंट्रोपी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. सो नोट डाउन इट. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक. third law of thermodynamic. फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया था थर्मोडायनेमिक का. अभी हम लोग थर्ड लॉ की बात करें तो पहले तो स्टेटमेंट समझेंगे, फिर इस स्टेटमेंट को नोट डाउन करेंगे. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करता है? द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस. एंट्रोपी की बात करता है थर्ड लॉ. और अगर कोई प्योर सब्सटेंस है और उसका परफेक्ट क्रिस्टल शेप है तो उसका एंट्रोपी जो होती है सो जीरो को कब अप्रोच करता है? जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है. तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? अगर एक प्योर सब्सटेंस है परफेक्ट क्रिस्टल शेप का, उसका एंट्रोपी जीरो कब अप्रोच करेगा? जब उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है. जब उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच करेगा तो उसका एंट्रोपी भी साथ में जीरो को अप्रोच करता है. ठीक है. अब अगर हम लोग रियलिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अटेंडेबल नहीं हो. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अटेंडेबल नहीं हो सकता. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हम लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं. सो द एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी भी अटेंडेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अटेंड नहीं कर सकते. अब इन दोनों पॉइंट को नोट डाउन करेंगे. द एंट्रोपी ऑफ perfect gas, the entropy of perfect crystal of any pure substance approaches zero as temperature approach absolute zero. ठीक है. जो मैंने अभी समझाया वही मैंने अभी लिखवाया. अब जैसे कि एब्सोल्यूट जीरो तो टेम्परेचर हम लोग रियलिटी में अप्रोच नहीं कर सकते, इसी प्रकार एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी भी रियलिटी में अचीव नहीं कर सकते. एज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर is not attainable, so the absolute zero entropy value not attainable. ओके. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और रिप्लाई आने तक कृपया वेट करें. तो यहाँ पे एंट्रोपी ख़त्म होता है और एंट्रोपी
यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स एंट्रोपी की करने वाले हैं। ज़्यादा तो नहीं, कुछ देख लेते हैं जिससे कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल पे आ जाएगी जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नोट डाउन करें फर्स्ट न्यूमेरिकल एंट्रोपी के ऊपर। तो पहले न्यूमेरिकल की अगर हम लोग बात करें तो चलिए नोट डाउन करिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है इसमें। डिटरमाइन द एंट्रोपी change when 1 kilomole of an ideal gas जिसका CP क्या गिवन है 7R/2 is taken from initial state of 1 bar and 300 Kelvin to 2 bar and 500 Kelvin। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या डिटरमाइन करना है, और इसका ऑप्शन नोट डाउन करें। ऑप्शन ए 14.86, ऑप्शन बी 10.84, ऑप्शन सी 9.101 एंड ऑप्शन डी इज 16.43। ठीक है, तो डिटरमाइन क्या करना है हमारे पास। डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 किलोमोल, हमारे पास 1 किलोमोल एक आइडियल गैस है जिसका CP हमारे पास गिवन है 7R/2 इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का प्रेशर क्या है 1 बार है और टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन है, और फाइनल स्टेट का प्रेशर 2 बार एंड टेम्परेचर क्या है हमारे पास 500 केल्विन है। तो उसमें एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है एंड प्रेशर दे रखा है। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है तो हमने क्या देखा था, टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एंट्रोपी चेंज। उसके लिए एक सेपरेट हमने फार्मूलेज देखे थे, उस फार्मूले को यहाँ पे सिंपल अप्लाई करना है और आंसर गेन करना है। तो और यहाँ पे बट टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रखा है और CP भी हमारे पास दे रखा है। तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास S2 - S1 इक्वल टू, पहले तो सबसे पहले नोट डाउन करें गिवन S2 - S1
इक्वल टू CP गिवन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन नोट डाउन करना जरूरी है। गिवन क्या है हमारे पास, CP इक्वल टू 7R/2 एंड P1 इक्वल टू 1 बार, T1 क्या है हमारे पास 300 केल्विन, P2 क्या है हमारे पास 2 बार एंड T2 क्या है हमारे पास 500 केल्विन। तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नोन तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, S2 माइनस S1 इक्वल टू CPln T2 बाय T1 माइनस Rln P2 बाय P1 माइनस Rln P2 बाय P1। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हमारे पास ये था। ठीक है, अब इसमें अपने पास सारा कुछ गिवन है, CP का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 इंटू, यहाँ से क्या हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू R का वैल्यू क्या आ जाएगा 8.314 अपॉन 2 ln T2 का वैल्यू हमारे पास क्या है 500, सेम क्योंकि डिवीज़न में है तो 5 केल्विन में है, चेंज नहीं करेंगे, 500 अपॉन T1 क्या है हमारे पास 300 माइनस R क्या हो जाएगा 8.314 इंटू ln P2 क्या बाई P1 क्या आ जाएगा, P2 क्या है हमारे पास 2 और P1 क्या है 1। तो इसको कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या ऑब्टेंड हो जाएगा 9.101 और इसका यूनिट किस में रहेगा kg पर किलो मोल केल्विन, ये हमारे पास ऑब्टेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक ऑप्शन C इज द राइट आंसर। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हमने एंट्रोपी निकालना सीखा था जब हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे या फिर इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना के लाया जाएगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। पूरा वीडियो का स्टार्टिंग टू द एंडिंग न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया है उसे एक बार सम अप कर लेते हैं। हमने एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस देखा जब हमारा टेम्परेचर नोन हो, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अलग अलग केसेस के लिए देखा, जब हमारे पास टेम्परेचर एंड वॉल्यूम नोन था, जब हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर नोन था, जब हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम नोन था। फिर हमने रिजर्वायर के लिए देखा और रिजर्वायर के बाद हमने फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी के लिए देखा एंट्रोपी चेंज, और उसके बाद हमने एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द फेज चेंज के लिए देखा हमने एंट्रोपी चेंज। फिर हमने मिक्सिंग के लिए एंट्रोपी चेंज देखा जब हम लोग दो फ्लूइड्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसमें केस में हमारा एंट्रोपी क्या आ जाएगा वो हमने इस वीडियो में देखा। उसके बाद हमने देखा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों जीरो एंट्रोपी को अप्रोच नहीं कर पाता है। और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। और इस वीडियो में अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पे भी तो कमेंट सेक्शन में डालें या फिर मुझे कांटेक्ट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।